Today we have to discuss the role of judiciary in the protection of human rights in India. Role of judiciary in protection of human rights in India. Role of judiciary in protection of human rights in India. देखिए, भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायपालिका की भूमिका, भारतीय न्यायालय में मानवाधिकार के संरक्षण की भूमिका, न्यायिक प्रक्रिया और भारत में मानवाधिकार संरक्षण पर एक महत्वपूर्ण विवेचना करें। अब एक तरफ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मानवाधिकार के संरक्षण में भारत के उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। निर्णीत वादों की सहायता से व्याख्या करें। The Supreme Court of India and the High Court have played a significant and outstanding role in the protection of human rights in India, explained with the help of decided cases. अब आपको बताना है भारत में मानवाधिकारों के संरक्षण के संदर्भ में न्यायपालिका की भूमिका। आपको पता होना चाहिए कि मानव अधिकार मानव द्वारा सृजित वह अधिकार है जो उसे मानव होने से, मानव के रूप में जन्म लेने से प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकारों या मानवाधिकारों का सजग प्रहरी घोषित किया गया है। मानवाधिकारों को लागू करने के लिए व्यक्ति को बंदी पर प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार की इच्छा तथा उत्प्रेषणा लेख के द्वारा उच्चतम न्यायालय में सीधे जाने का अधिकार प्राप्त है। अब देखिए 32 और 226 आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 226 के तहत आप सीधे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके मूल अधिकारों पर कोई प्रहार होता है। उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार के संबंध में अनेक ऐतिहासिक फैसले दिए हैं तथा इन अधिकारों को जो मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है, काइंड्स ऑफ ह्यूमन राइट, मानवाधिकार अविभाज्य एवं अनवस्थित होने के लिए संक्षिप्त रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से मानवाधिकार हो सकते हैं। आई हैव told you in my previous lecture when I started human rights and international law. In that lecture, the human right signifies the different categories: basic human right, birthright, inherent right, and the right which is from the beginning of the born child. एंड मौलिक अधिकार के रूप में इसे कहा जा सकता है। अब देखिए मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यूडीएचआर, वियना कन्वेंशन, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार,
सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इन सब अधिकारों पर जोर दिया गया है। मानव अधिकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पूर्ण रूप से उस पर ध्यान देकर उसे कभी भी उस पर प्रहार न हो, उस पर सर्वोच्च न्यायालय ध्यान देता है। अगर किसी मानव का अधिकार बाधित होता है और बाधित होने की प्रक्रिया में उसके मानव अधिकार में कोई दखल होता है, कोई खलल होता है, तो ऐसी स्थिति में वह सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 232 के तहत सीधे जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में रिट पिटीशन के अंतर्गत अपने अधिकार के अंतर्गत वह उपचार पा सकता है। उसी तरह उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत अपने अधिकारों को पूर्ण रूप से सृजित करने के लिए वह उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। बीच में किसी भी अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं है। इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, देयर आर सो मेनी राइट्स which have been given to the human beings from their beginning of the birth, and they will take the protection economically from roads through the justice, and the justice which was enshrined in our constitution, and the justice which was economic, social and welfare justice, that justice which was not denied. The Constitution always protect their justice within the sphere of the Constitution from their different views. और एक तरफ एक चीज और है, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों का संबंध मानव के लिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के उपलब्ध करवाने में है। इन अधिकारों के अभाव में मानव प्राणियों के अस्तित्व के खतरे में पड़ने की संभावना रहती है। पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, जीवन की समुचित स्तर तथा भूख से स्वतंत्रता, काम के अधिकार, सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का अधिकार एवं शिक्षा का अधिकार इन कोटि में सम्मिलित होते हैं। इन अधिकारों में कई अन्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार भी शामिल है। इन आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्गत इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स में उल्लेखित किया गया है। इन अधिकारों को दूसरी पीढ़ी के अधिकार भी कहा जाता है। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ द ह्यूमन राइट्स। इसे द्वितीय श्रेणी का जनरेशन भी कहा जाता है। इन अधिकारों में राज्यों की ओर से सक्रिय हस्तक्षेप की जाती है। इन अधिकारों को उपलब्ध कराने में काफी संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए इन अधिकारों की उपलब्धता इतनी तत्कालिक नहीं हो सकती जितनी कि सिविल और राजनीतिक अधिकारों की होती है। यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2 पृथक पृथक प्रसंविधाओं में अधिकारों को इन 2 प्रकारों को मान्यता दी है, फिर भी इनमें आपस में घनिष्ठ संबंध हैं। यह अनुमति विशेष रूप में विकासशील देशों द्वारा उचित ही की गई है। सिविल एवं राजनीतिक अधिकार तब तक अर्थहीन है जब तक कि उनके साथ सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार संबद्ध कर दिए जाते हैं, संबंध न कर दिए जाएं। इस प्रकार के अधिकारों की यह दोनों ही कोटियां समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और जहां सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों का अस्तित्व नहीं होता, वहां आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों एवं इनके विपरीत वाइस वर्सा पूर्ण रूप में प्राप्त नहीं हो सकती। अब देखिए, विकासशील और विकसित 2 राष्ट्र, ऐसी 2 स्थितियां होती हैं
उन दो स्थितियों में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट जो है वह तय होता है। वह विकासशील और विकसित राष्ट्र, पहला विकसित राष्ट्रों में मानव अधिकार की जो श्रृंखला है वह सर्वोच्च कोटि की है। वहां मानव की विभीषिका, जीवन शैली, रहन सहन, भय और भूख की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहां मानव को सम्मान पूर्वक जिंदगी और एक ऐसी जीवन शैली प्राप्त हो रही है जो कल्चरल, एजुकेशनल और सांस्कृतिक, राजनीतिक, जिसे फर्स्ट, सेकंड, तीनों जनरेशन्स को लेकर वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन जो विकसित विकासशील राष्ट्र हैं उनमें मानवाधिकार की स्थिति उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में विकसित राष्ट्रों में है। मानवाधिकार विकसित राष्ट्रों में अपनी चरम सीमा को उत्कृष्ट रूप में पर्याप्त स्तर पर अपने आप को पहुंचा चुका है, लेकिन विकासशील राष्ट्रों में मानवाधिकार की स्थिति ये नहीं है। इसलिए विकासशील और विकसित राष्ट्रों को इस पर ध्यान देना होगा। जैसे रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, भारत में मानवाधिकार की जो भूमिका है उस पर अत्यंत सुधार और सुलभ कार्य हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न समयों पर इस पर अपनी राय रखी है। अपने कई महत्वपूर्ण निर्णयों के द्वारा इस पर विचार करके इस स्थिति को सुधारने का प्रयास किया है और इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि मानव की जीवन शैली में पर्याप्त अंतर आया है। अब देखिए मानवाधिकार का गठन। इस गठन में आपको ये बताना चाहता हूं कि इसके 3 डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये 4 ऐसी पीढ़ियां हैं, 4 ऐसे इसके लेयर हैं। इन 4 लेयरों से इनकी पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। अब आपको बताना चाहूंगा कि कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल राइट। अब देखिए इसके बारे में आप इतना ही जान लीजिए कि मानवाधिकार का संरक्षण के प्रमाण प्राचीन काल के बेबीलोनियन विधि, असीरिया विधि, हिट्टी लॉ तथा भारत में वैदिक कालीन धर्म में पाए जा सकते हैं। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का आधार मानववादी है जो अंतर्वस्तु में भेद होने के बावजूद मानवाधिकारों का समर्थन करते हैं। मानवाधिकारों की जड़ें प्राचीन विचार तथा नैसर्गिक विधि, नेचुरल लॉ और प्राकृतिक अधिकारों की दार्शनिक अवधारणाओं की में पाई जाती है। इस प्रकार मानवाधिकारों की अवधारणा की उत्पत्ति समानता ग्रीक रोमन प्राकृतिक विधि के स्टोइसिज्म के सिद्धांतों में पाया जाना जाता है। यह माना गया है कि सार्वभौमिक शक्ति सभी जीवों पर व्याप्त है और इसलिए मानव आचरण प्राकृतिक विधि के अनुसार होना चाहिए। यह कहा जा सकता है कि राज्यों के 19वीं सदी तक अपने अपने संविधान में मानव के अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रावधान बना दिए गए थे, किंतु उन अधिकारों के मानव अधिकार नहीं कहा जा सकता। मानव अधिकार सर्वप्रथम थॉमस पेन द्वारा इस्तेमाल किया गया, जो फ्रांसीसी घोषणा में पुरुषों के अधिकारों का अंग्रेजी अनुवाद है।
मानवाधिकार शब्द पुरुषों के अधिकार शब्द से अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पुरुषों के अधिकार में महिलाओं के अधिकार शामिल होने का आभास नहीं होता। मानवाधिकार और मूल अधिकारों में तुलना। सार्वभौमिक घोषणा में भारतीय संविधान को बहुत अधिक प्रभावित किया है, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। भारतीय संविधान के भाग 3 में व्यक्तियों को दिए गए कई अधिकार घोषित एवं वर्णित अधिकार के समान हैं, जो निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जाता है। विधि के समझ समानता का अधिकार, भेदभाव का प्रतिषेध, अवसर की समानता, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, संगठन एवं संघ निर्माण का अधिकार, सीमा के भीतर संचरण का अधिकार, अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, दासता एवं बालाश्रम से संरक्षण, अंतःकरण एवं धर्म की स्वतंत्रता, अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उपचार। अब देखिए, इसमें महत्वपूर्ण केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। उच्चतम न्यायालय ने परीक्षण किया है कि मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा विधि रूप से आबद्ध कर लिखित नहीं हो सकती, किंतु यह दर्शित करती है कि कैसे भारतीय संविधान को अंगीकार करते समय मानवाधिकारों की प्रकृति को समझा गया है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय ने अभिकथित किया है कि घोषणा नियमों के आबद्ध कर वर्ग सृजित नहीं कर सकती और अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी सर्वोच्च ढंग से न्यायिक संस्थाओं को सृजित नहीं कर सकती और विधायी कार्यों को प्रोत्साहित नहीं कर सकती। फिर भी मानव के संविधान निर्माण घोषणा द्वारा अत्यधिक प्रभावित हुआ है। इसके अतिरिक्त घोषणा को बार बार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मिनिस्ट्रियों द्वारा में घोषित किया गया। आज आपको मैंने महत्वपूर्ण 2 चीजों पर प्रकाश डाला है, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट एक, और दूसरा कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट अंडर जुडिशरी 2। ये दोनों आपके महत्वपूर्ण सवाल हैं, ये आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। इसको ठीक से पढ़िएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।